तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों ने वर्ड इक्वेशंस तक बना दूंगा और उसके बाद सॉल्व करना आप लोगों को आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको नहीं आता जल्दी से बोलिए। उधर आता है, उधर आता है, नहीं आता है, आता है, नहीं आता है तुम लोगों को, तुम लोगों को ठीक है। तो जो उस दिन क्लास अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि जो भी यहां पर हैंड रेज कर रहे हैं वो क्लास अटेंड नहीं किए थे, इसलिए हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी सब लोग को आता है, तो वो रुक कर जाएंगे आज, ठीक है। वो रुक करके जाएंगे, उनको फिर से बता दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी सबको आता है ना, श्योर हो ना, झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बिट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला बिट है वो क्या बोल रहा है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, आप एक एक लाइन समझिए, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको वर्ड इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो दो इक्वेशंस होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, और उसके बाद जाकर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, देखो वर्ड क्या आया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब मैथ की भाषा में क्या होगा, माइनस, ठीक है, दो के बीच का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच की दूरी या फिर दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर का 3 गुना होगा। बात समझ में आ गया। तो पहली बात क्या पता चली कि यहां पर कितने नंबर है, 2 नंबर, है ना। तो क्या करेंगे, लेट, इसका पहला बिट बना रहे हैं, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को मैंने क्या मान लिया, एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। मैंने दो नंबर को क्या मान के रखा है, पहले नंबर को x माना है, दूसरे नंबर को y। अब मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आप x y क्यों मान रहे हो, क्योंकि हमको दो नंबर कौन से हैं वो दो नंबर नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि ये दो नंबर को अगर घटाएंगे, दोनों का जो डिफरेंस लाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, दो नंबर का घटाओ यानी दो नंबर का डिफरेंस कितने के बराबर है, 26 के बराबर है। अब यहां पर जो थोड़ा जिज्ञासापन वाला जो बच्चा होगा वो क्वेश्चन पूछेगा, वेरी गुड। और कोई जिज्ञासा वाला बच्चा होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, और कोई जिज्ञासा वाला बच्चा होगा तो क्वेश्चन पूछेगा। पेयर, वेरी गुड, हमको ये चाहिए था, वेरी गुड, हमको जिज्ञासा वाला बच्चा मिल गया। ध्यान दो यहां पर क्वेश्चन क्या उठना चाहिए था, देखो जिसका लेट में उठा या जो पहले बोल दिया, मन में उठा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर जो हम x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखे, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि सर आप y माइनस एक्स इक्वल टू 26 क्यों नहीं लिख रहे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, है ना। तो पहला जो हम लोगों को बताया गया, बोला गया कि सर हम लोग को पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, एकदम सही बात समझ में आया, पूछ लिया गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को पहले एज्यूम करना होगा कि मैं कौन से नंबर को बड़ा मान रहा हूं और कौन से नंबर को छोटा मान रहा हूं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है, कुछ बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों, क्या जरूरत है कि एक नंबर को मैं बड़ा मानूं और दूसरे नंबर को मैं छोटा मानूं। हाँ तो देखो यहां x है यहां y है,
मैं ऐसा एज्यूम कर दिया कि x जो है वो y से बड़ा होगा, ठीक है। अगर x बड़ा होगा y से तभी तो आंसर जो आ रहा है माइनस होने के बाद किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ इस तरीके से समझो कि अगर हम अगर मान लो कि 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा। मतलब पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, पहला वाला नंबर बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, ये बड़ा का निशानी है, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया। समझ आ रहा है। अगर हम ऐसा कर दें y माइनस एक्स, इसका मतलब 2 माइनस 10, तो क्या 8 आएगा? उस केस में तो माइनस 8 आएगा ना। इसलिए हमको ये बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि x जो है वो ग्रेटर होगा y से, तब जाकर ये इक्वेशन बनेगा, है ना। अगर हम y को ग्रेटर कर देते x से तो ये इक्वेशन बनता है, क्योंकि मेरा इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ईमानदारी से बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से बता दूंगा, बोलो। नाहिद, सच बोल रही हो तुम दोनों जी सच बोल रहे हो? पक्का? आ रहा है? तुम यहां हाँ बोल देते। ठीक, क्लियर है ना। चलिए, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्या बोला कि जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर का 3 गुना होगा, ठीक है। जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर का 3 गुना होगा। पहला नंबर जो होगा वो दूसरा नंबर y है, पहला नंबर x, तो पहला नंबर जो होगा वो दूसरा नंबर का 3 गुना होगा। मतलब 3 किसमें मल्टीप्लाई होगा, x में कि y में? y में। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस दोनों में देखो, पहले से ही हमको सेकंड इक्वेशन x इन द टर्म ऑफ y है, तो हमको क्या करना होगा, बस इसको प्लॉट कर देना होगा। इसको प्लॉट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्लॉट कर दे कि कर लोगे? श्योर हो? तुम बोल रहे हो कर लोगे? तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहले आप फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप बोलिए कि समझ में आ गया, तभी मैं मिटाऊंगा, नहीं तो नहीं मिटाऊंगा। बोल रहा है ना कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। अगर 2 टाइम्स बोलता तो 2 गुना, 4 टाइम्स बोलता तो 4 गुना, तब जाकर वो इसके बराबर होगा। और ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, यहीं से पता चल रहा है। तो ये अगर पिताजी है तो ये बेटा है। बड़ा कौन? एक्स। तो बड़ा, तो पिताजी तो बड़ा होंगे हमेशा, है ना। बेटा तो हमेशा छोटा होगा। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी पिताजी और बेटे की बात आती है तो बेटा में ही नंबर जाता है बराबर आने के लिए। याद आ रहा है? कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में? पक्का? मिटा दूं? चल, आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड बिट देखते हैं। तुम लोग सॉल्व कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करोगे तो जरूर होगा सॉल्व, ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ चुका है। चलिए सेकंड देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बस इतना छोटा सा लाइन लिखा, और कुछ बच्चों को पूरा कंफ्यूज किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो देखो यहां पर क्या वर्ड बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले क्या बोला यहां पर, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनका जोड़ यानी जिनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहां सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, तो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही पता चल गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेट द
फर्स्ट एंगल, अब क्या हम लोग यूज कर रहे हैं एंगल, उस समय क्या यूज कर रहे थे नंबर। लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड दी सेकेंड एंगल बी वाई, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा जो फर्स्ट है उसको हम लोग लार्जर भी मान सकते हैं, है ना, बुक में दिया हुआ है तो मैं हम लोग लार्जर ही मानते हैं, ठीक है। ऐसा फर्स्ट एंगल जो कि लार्जर है और सेकेंड एंगल जो कि स्मॉलर है, ठीक है। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लिया, देखो स्लैश लगा दिए, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। अच्छा क्या बोला, पहला इक्वेशन तो ऐसे ही मिल जाएगा कि दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बोलोगे सर कहां पे लिखा है, जरा हमको बताइए तो हम बोलेंगे देखो बाबू वहां पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहला इक्वेशन तो सप्लीमेंट्री एंगल इसी से बन गया कि दो एंगल का जोड़ 180 के बराबर होता है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता, कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या करते, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री के बराबर दिखा देते, तो हाँ 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। लेकिन ध्यान देना चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जोड़ा चाहिए। तो एक तो बन गया, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन के लिए वहां साफ साफ क्या लिखा है, लिखा है, ध्यान देना, लिखा है कि जो लार्जर नंबर है वो, ध्यान देना, स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड्स है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी प्लस। बात समझ में आया, ज्यादा मतलब प्लस। तो देखो इसी को अगर हम इक्वेशन में प्लॉट करें तो क्या लिख सकते हैं, लार्जर को मैंने क्या माना है एक्स इक्वल टू, स्मॉलर को मैंने क्या माना है वाई प्लस। नहीं समझ में आ रहा है, बन गया ना। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा, एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा, डेप्रिशिएट मतलब कम, बात समझ में आ रहा है। अबव मतलब ज्यादा, बिलो मतलब कम, ये सब वर्ड्स आपको यूज करना है, आगे और पीछे, पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस, है ना, फ्यूचर के लिए प्लस, पास्ट के लिए माइनस, तो ये सब वर्ड्स यूज होता है मैथ में। तो जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है, सही बात है, तभी तो ये दोनों बैलेंस होगा, बैलेंस करना है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ज्यादा को हमेशा इक्वल टू के पहले रखते हैं और कम वाले को हमेशा इक्वल टू के बाद रखते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर इस क्वेश्चन को भी तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को x इन द टर्म ऑफ y दिख रहा होगा, x इन द टर्म ऑफ y। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहां प्लॉट कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा क्या दिक्कत, सॉल्व कर लोगे, श्योर, पक्का, पहले पढ़िए उसके बाद बोलिए समझ में आ गया, तभी मैं मिटाऊंगा। y प्लस, हाँ जहां भी x दिखेगा ना वहां y
देखो मेरा तो दिखा रहा है, मेरा दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं है अभी, रिकॉर्डिंग रोक दी थी। अपडेट है तुम लोगों का? वो शायद फोटो भेज रही है। चलो ठीक है, छोड़ो। जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन करने वाले हैं, तो 2 ही लोग तो ऑनलाइन जनरली करता है, और ऑनलाइन वाले तो यहाँ हैं ही। ठीक है, उनको कुछ देखते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं फिर। चलिए, ये हो गया, सबको समझ में आ गया? मिटा दें इसको। कुछ पूछ रहे थे कोई, तुम पूछ रहे थे कुछ, पूछ लिया? कब पूछा? ओ हाँ हाँ हाँ, चलिए थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में क्या है? थर्ड बिट तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। थर्ड बिट में लिखा हुआ है, ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 ball for rupees 3,800. लेटर बाद में सी buys 3 bat and 5 ball for rupees 1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, हमको जहां तक लगता है। ठीक है, तो मैं पूछ लूंगा तुमसे। ठीक है, मैं लेट करके बता देता हूँ। लेट द cost of one bat be x। एक बैट का कॉस्ट को मैंने x मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए 7x यानी 7 बैट खरीदा था, 6y मतलब, और वो 6 बॉल खरीदा था, कितने रुपए में? हाँ, ये पहला ही क्वेश्चन बन गया। हाँ, वहां रुपीज लगा देना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक, सेकंड के लिए क्या है? सेकंड के लिए बताओ। 3x 5y इक्वल टू, समझ में आ गया? तो ये हो गया सेकंड। अब इसको x इन द टर्म ऑफ y किसी को भी करेंगे। अगर हम सेकंड वाले को करेंगे तो फर्स्ट वाले में प्लॉट करेंगे, और अगर फर्स्ट वाले को x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x करेंगे तो उसको हम लोग सेकंड वाले में प्लॉट कर देंगे। इजी है ना? समझ में आ रहा है ना? तुम्हें समझ में आया? तो मिटा देते हैं इसको। ठीक, चलिए फोर्थ बिट देखते हैं। फोर्थ बिट में देखिए क्या है। हाँ, थोड़ा बड़ा कहानी है ना, समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ देखो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द फिक्स्ड डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है,
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 यानी 105 रुपया, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ ₹15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155 यानी 155 रुपया. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 किलोमीटर? अब देखो, तुम लोग को याद होगा क्लास 9 में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े है ना. क्लास 9 में भी इस तरह का क्वेश्चन था, टैक्सी ड्राइवर वाला था, जहां तक हमको याद आ रहा है ना. इसमें वही बात बोला गया कि कुछ तो कुछ फिक्स चार्ज को क्या कर दिया कि गाड़ी में बैठ ही जाओगे तो फिक्स चार्ज लग जाएगा, है ना, और जितना भी किलोमीटर जाओगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा. अब हमें से पूछ ही रहा है कि बताओ मेरे गाड़ी का फिक्स चार्ज कितना है और हर 1 किलोमीटर के लिए हम कितना चार्ज करते हैं. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X. हम लोग फिक्स चार्ज को क्या मान लिए, X, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी ₹Y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि वो पर्सन जो है, जो भी पर्सन है, वो कितना रुपया दिया है, 105 रुपया दिया है. कितना रुपया दिया है, 105 रुपया. तो 105 रुपया तो तब दिया होगा ना जब फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा उसका. और वो कितना किलोमीटर गया है, 10. तो 10 किलोमीटर के लिए Y, फिक्स चार्ज के लिए क्या मान लिया हम लोग, X, और वो आगे और 10 किलोमीटर गया तो इसलिए Y. अब कुल मिलाकर वो कितना रुपया दिया, 105. यानी इस 105 में वो 10 किलोमीटर का भी पैसा है और फिक्स चार्ज का भी है. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्लास 9 में तुमको याद होगा तो 8 रुपया लेता था फिक्स चार्ज के लिए. फिक्स चार्ज के लिए वो 8 रुपया लेता था और हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लेता था. याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना. तो ये हो गया पहला. दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है. दूसरा के लिए क्या किया है, वो कोई पर्सन है वो 155 रुपया पे किया है. तो ऑब्वियस सी बात है 155 रुपए दिया होगा तो फिक्स चार्ज का भी दिया होगा. और वो कितना किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर गया है. ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. अब इस हिसाब से हमको क्या करना होगा, X और Y निकालना है. X निकलेगा फिक्स चार्ज के लिए, उसका फिक्स चार्ज क्या था, और Y से पता चलेगा कि हर 1 किलोमीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. और ये XY कैसे निकलेगा, इन दोनों में से किसी एक को X इन द टर्म ऑफ Y या फिर Y इन द टर्म ऑफ X कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, है ना. अगर सेकंड वाले को X इन द टर्म ऑफ Y करोगे तो पहले वाले में प्लॉट करना, और पहले वाले को X इन द टर्म ऑफ Y या Y इन द टर्म ऑफ X करोगे तो सेकंड में प्लॉट करना. तुम बताओ इजी कौन सा रहेगा, X इन द टर्म ऑफ Y या Y इन द टर्म ऑफ X. X इन द टर्म ऑफ Y, हाँ वो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि X इधर ही रह जाएगा, बाकी सब उठकर उधर चला जाएगा, है ना. वो ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन करने वाला सब इजी है. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्वेश्चन पढ़िए, इक्वेशन देखिए और उसके बाद बताइए समझ में आया कि नहीं. हाँ, फिर बोल रहा है कि जब X और Y आ जाएगा ना तो फिर 25 किलोमीटर का भी निकाल देना. तो 25 किलोमीटर के लिए निकालना होगा ना, तो लास्ट में कैसे निकालोगे, फिक्स चार्ज निकालोगे और 25 किलोमीटर का निकालोगे. बस फिक्स चार्ज जब तुम्हारा X का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर रख देना प्लस 25 किलोमीटर गया वो, तो 25 किलोमीटर पर मीटर का चार्ज, तब उसका रुपीस आ जाएगा कि कितना रुपया उसको पे कर. ये तो बता रहा है कि 10 किलोमीटर का इतना, ये बता रहा है 15 किलोमीटर का इतना, हमसे पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना. ठीक है, तो पहले हम लोग X और Y निकालेंगे तभी तो 25 आएगा. अच्छा, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है ना, बहुत अच्छे से आ सकता है एमसीक्यू में. क्या करेगा, पूरा यही क्वेश्चन देगा, अब बोलेगा 25 किलोमीटर का कितना आंसर आएगा, और आंसर जो रहेगा ना वो कुछ ऐसे ही रहेगा, 105, 155, 207, 220 ऐसे करके कुछ होगा ऑप्शन में. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का सॉल्व करते हैं क्या इसको, बन जाएगा. बहुत अच्छी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए ही है, और तुम यही सब प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमको दिमाग खुल रहा है, तो फिर सैंपल पेपर की जरूरत ही नहीं है.
ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। जल्दी देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। आगे सभी को श्योर हो, आगे सभी को। चलिए, फिफ्थ बिट है इसका, फिफ्थ बिट 6 भी है। चलिए फिफ्थ बिट को देखिए, फिफ्थ बिट में क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 को ऐड कर दें तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11। फिर बोल रहा है सेकंड इक्वेशन के लिए कि इफ अगर 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 जो नंबर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देंगे तब जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 5/6। इस हिसाब से बताइए कि हम लोगों का फ्रैक्शन क्या होगा। बात समझ में आया है? ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग को 2 एंटिटी तो यहाँ पर दिखता ही है ना। क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को हम लोग क्या मान लिए, x, एंड दी डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन कैसा होता है, p/q। तो ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग मान लिए x और नीचे डिनोमिनेटर को मान लिया है y, फ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को भी 2 ऐड कर दो, दोनों में 2 ऐड कर दो। देखो बोथ का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, 9/11। बात समझ में आया? और सेकंड फेज में क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 5/6। लेकिन ध्यान देना, ये p/q है ना, हमको लीनियर बनाना होगा, यानी एक लाइन में, तो वो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2 से, यानी ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 22, 9y और ये 18। नंबर को एक तरफ, xy को एक तरफ, ठीक है। तो 11x यहाँ पर रह गया, -9y = 18 - 22। बोलो समझ में आ रहा है कि? ठीक है, तो 11x - 9y = -4। ये हो गया इक्वेशन। अब छोटा नहीं हो रहा है, अब जाकर ये बना इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन अब जाकर हम लोगों का बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, ठीक है। ये लीनियर बन चुका है, ठीक है। अब इसको x द टर्म ऑफ y बनाएंगे या y द टर्म ऑफ x, जो भी चाहे। अब यहां पे देखो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से,
और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18, ये वाला प्लस यहाँ पर, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5y, और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 15। नंबर को एक तरफ और वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, वेरिएबल जो है, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो क्या हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब जाकर हम लोग अब इक्वेशन बना, अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड तो अभी मैं सिखाया ही नहीं है ना, अब सिखा दूंगा, उसके बाद तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और हमको आगे बढ़ने दो। आ गया समझ में, आगे बढ़े, चल चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 6th बिट क्या है। 6th बिट में 5 years hence, अभी से the age of Jacob will be 3 times that of his son। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। What are their present age? उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। हाँ, अभी से यानी नाउ, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट Jacob's age be x years। क्लियर है, ठीक है। एंड द प्रेजेंट son's age be y years, ठीक है। 5 year hence यानी नाउ, ठीक है। 5 year hence की बात करेंगे तो जैकब एज क्या होगा, जैकब्स एज इक्वल टू जैकब का x प्लस 5, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। और सन्स एज क्या होगा, y प्लस 5। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैकब का एज को यहां रखेंगे और सन की एज को यहां रखेंगे, यानी x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5। अब वहां पर देखो क्या बोल रहा है, कितना मल्टीप्लाई करने के लिए 3 इयर्स, यानी 3 मल्टीप्लाई करना है। तब बताओ जैकब में मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके बेटे में, बेटे में, क्योंकि बेटा छोटा होगा, बेटा कम ईयर का होगा, बात समझ में आ रहा है। तो बराबर करने के लिए बेटे के एज में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यानी ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू
3y प्लस 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 3 5 जा 15। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया पहला इक्वेशन। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक। अब क्या बोला गया है? 5 years अगो, अगो का मतलब बीत गया, है ना, बीता हो। अब या इस केस में क्या होगा? जैकब एज क्या हो जाएगा? x माइनस कितना 5। बात समझ में आ रहा है? 7 years का है, तो यहीं पर को लिखना है 7 years। ध्यान दो, 5 years तो है, समझ में आया? ठीक। तो सन्स एज क्या होगा? y माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैकब के एज को यहां रख दिए और उसके बेटे के एज को यहां रख दिए। तो क्या बोला था कि आज से 7 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले अगर जाओगे तो 5 साल पहले मेरा एज यानी जैकब का एज जो होगा वो उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा होगा। तो बैलेंस करने के लिए कहां मल्टीप्लाई करेंगे? इसके सन पर, है ना। अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 35। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 माइनस, ये माइनस उठकर यहाँ हो गया प्लस। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग आराम से x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x किसी भी एक इक्वेशन को करेंगे और दूसरे इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे, है ना। x का वैल्यू आएगा तो समझ लो कि जैकब का प्रेजेंट एज है वो, और y का वैल्यू आएगा तो समझ लो कि जैकब के सन का जो एज प्रेजेंट एज है वो y में आएगा। क्लियर है? तो फाइनली ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। किसी को डाउट है? फिर आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है पहले देख लो, ठीक है। फिर तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं।